में स्वागत है बेटा। एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि हम लोग बेटा क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं। हालांकि मैथ और साइंस दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा मैथ हम लोगों ने एक पहला चैप्टर खत्म कर लिया है। अब साइंस का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और जब बेटा प्रकाश का परावर्तन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तुम्हारे ऐप में, ठीक है। और चाहो तो बेटा ऐप का कोर्स परचेज कर सकते हो। और फिलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। बेटा आज हेडिंग पर कल हमने बताया था दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा समतल दर्पण। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? समतल दर्पण। तो हेडिंग डालो समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर बोलते हैं बेटा। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। तो सबसे पहले क्या करो कि बेटा इंक डाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण को। बेटा अच्छा पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। अगर बेटा समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण क्या होता है जरा समझो। कोई ऐसा समतल पृष्ठ जिसमें एक ओर पालिश और दूसरी ओर परावर्तक हो। दूसरी ओर क्या हो? परावर्तक हो बेटा। समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। ऑलरेडी हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब बेटा ये समझना है प्रतिबिंब बनने की स्थिति। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो बेटा हेडिंग पड़ेगी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति की बात करें तो यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो हमने क्या किया बेटा, एक प्लेन मिरर ले लिया, एक समतल दर्पण ले लिया। समतल दर्पण में हमने एक ओर पालिश कर दिया और दूसरी ओर परावर्तक कर दिया। बेटा जिस तरफ हमने पालिश किया उस तरफ लाइनें खींच दी। इसे बोलेंगे पालिशदार पृष्ठ। क्या बोलेंगे? पालिशदार पृष्ठ। पालिशदार पृष्ठ। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। बेटा ये है पालिशदार पृष्ठ और ये है परावर्तक पृष्ठ। और इधर से बेटा एक अभिलंब हमने खींच दिया, काल्पनिक, या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मुख्य अक्ष। एक हमने रेखा खींच दी, मुख्य अक्ष। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये पॉइंट बेटा हमेशा याद रखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रहे बेटा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत होती है। ऐसा हमने क्यों कहा बेटा समझो। जैसे मान लो कि ये एक वक्र पृष्ठ है, तो बेटा इस वक्र पृष्ठ का कभी ना कभी तो गोला रहा होगा। तो इस गोले का जो बेटा केंद्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र की आधी दूरी पर फोकस होती है। समझ? अभी समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि जो केंद्र होता है बेटा गोलीय पृष्ठ का, उसी केंद्र के आधे बिंदु को हम लोग बोलते हैं, आधी दूरी पर जो बिंदु होता है उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा यही चीज हम समतल कर दें। समतल का मतलब है कि बेटा बिल्कुल प्लेन है। अगर प्लेन है तो इसका गोला तो बनेगा, लेकिन बहुत दूर से बनेगा। ऐसे समझो जरा कि बेटा अगर तुम्हारा छोटा गोला है तो ये वक्र नहीं बन गया क्या? अगर समतल है तो इसका गोला बहुत बड़ा बन रहा होगा। जैसे पृथ्वी
पृथ्वी गोल है लेकिन बहुत बड़ी है, इस वजह से हम जहां खड़े हैं वो प्लेन लग रहा है। कैसा लग रहा है? प्लेन लग रहा है। ठीक वैसे ही बेटा समतल की वजह से ये गोला बहुत बड़ा बनेगा, और जब गोला बहुत बड़ा बनेगा तो बेटा वक्र मतलब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। तो ये पॉइंट याद करने वाला है, इसको बेटा हमेशा याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखना बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब हमने क्या करा बेटा, यहां एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? वस्तु ए बी रख दी। ठीक है, वस्तु ए बी रख दी। अब वस्तु ए बी से बेटा प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखो यहां पर कोई क्लियर चीजें नहीं, जब फोकस अनंत पर है तो एक वस्तु रखते हैं। यहाँ कोई जब बहुत सारे पॉइंट होते तब हम रखते हैं कि फोकस इस जगह पर रखी है। यहाँ पर तो कोई बिंदु ही नहीं है निश्चित। जब बिंदु नहीं है तो कहीं भी एक जगह वस्तु रख दो, बस एक जगह रख देना। ठीक है, अभी सारे निष्कर्ष निकल आएंगे। तो बेटा यहाँ वस्तु रख दी ए बी। अब बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ तो फोकस अनंत में है। यहाँ फोकस बेटा क्या है? अनंत में है। या फिर ऐसे समझो कि बेटा जैसे मान लो ये तुम्हारा समतल दर्पण है, ये तुम्हारा क्या है बेटा? समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में ये तुम्हारा क्या है बेटा? अभिलंब है। अगर ये तुम्हारी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो जैसे जैसे हम इस किरण को ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे इस आपतित किरण को हम इस अभिलंब की ओर ले जाएंगे, वैसे वैसे ये परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर आएगा। नहीं आएगा क्या? क्योंकि बेटा यहाँ का कोण अगर छोटा होगा तो वो भी तो कोण छोटा होगा। नहीं छोटा होगा क्या? छोटा क्यों होगा? क्योंकि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अगर ये 30 अंश का हो जाएगा तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। अगर ये 20 अंश हो जाएगा तो ये भी 20 हो जाएगा। अगर ये 10 अंश हो जाएगा तो ये भी 10 अंश हो जाएगा। समझ रहे? बाहर जाके बता दो कदम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको हम ही हमारा वेट कर रहे होंगे। ध्यान दो, अगर वो लोग आपसे लोग देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर बेटा इसी रेखा को हम इस बिंदु से डालें, अगर इसी रेखा को हम इस रेखा से डालें, मतलब इस पृष्ठ के लंबवत डालें, तो बेटा जो परावर्तित किरण है वो भी इसी के लंबवत गुजरेगी। नहीं समझ आएगा? यानी कि जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण अभिलंब, उसके अभिलंब के लंबवत अभिलंब से डालें, या फिर ऐसे को तो पृष्ठ के लंबवत डालें, तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से डालते हैं, या फिर ऐसा कह दो जब कोई आपतित किरण प्रकाश के अभिलंब, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब में डाली जाती है, अभिलंब के अनुदिश डाली जाती है, तो वो बेटा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। क्लियर है कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर भी यही पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से डाली जाएगी तो अब इसके दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। नहीं जाएगी क्या? क्योंकि अभिलंब से बेटा डाली जा रही, जैसे गई वैसे वापस लौट आई। ठीक है, तो जब ये आगे जा ही नहीं पाएगी तो मान लेंगे कि जाती हुई प्रतीत होती है। मान लेंगे कि जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण बेटा ध्रुव पर पड़ेगी। ध्रुव बोल दो, या इस बिंदु ओ बोल दो, या पी बोल दो, पोल बोल दो, ध्रुव। समझ रहे? अब जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ेगी, बेटा जितना कोण तुम्हारा मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच बन रहा है उतना ही कोण परावर्तन के बाद परावर्तित किरण और बेटा मुख्य अक्ष के बीच बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो ये जब किरण आगे जा रही है तो बेटा ये देखो, हमको प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब बनता क्या है? कब है? जब दो किरणें एक दूसरे को आपस में काट देती हैं। प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें एक दूसरे को आपस में काट देती हैं। जब तक दो किरणें एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये किरण बेटा यहां से गई वापस लौट आई, ये किरण यहां से जा रही, क्या कभी आपस में ये पीछे काटेंगी? नहीं काटेंगी।
और जब पीछे नहीं काटेंगे तो हम जबरदस्ती आभास करेंगे कि यहां से जा रही होगी कभी ना कभी। और जब यहां से जा रही होगी तो प्रतिबिंब बेटा यहां बनेगा ए डैश बी डैश, नहीं बनेगा। अब बेटा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। वास्तविक कब बनता है? जब वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट रही होती। वास्तविक कब बनता है? जब वास्तव में एक दूसरे को दो किरणें क्या होती? काट रही होती। यहां पर तो आभासी बनेगा। तो बेटा यहां से निष्कर्ष निकल के आया, पहला निष्कर्ष ये निकल आया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। पहला पॉइंट ये याद रखना बेटा। हमें ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्या बेटा? चलो थोड़ा सा ऊपर लिखे देना, क्लियर दिखा देगा। ध्यान दो। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट बेटा ये निकल के आया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये निकल के आएगा कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी जितनी होती है दर्पण से, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होती है। यानी कि लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा समान दूरी पर होती है। तो हमने क्या कहा बेटा? समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा समान दूरी पर होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर बेटा इसको मान लो P, तो जो PA डैश है वो PA के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जितनी दूरी PA डैश है उतनी ही दूरी PA होगी। यानी कि दर्पण से जितनी दूरी प्रतिबिंब वस्तु की है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी। बेटा ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से सवाल बनेंगे अच्छे लेवल के सवाल, हल्के फुल्के सवाल नहीं बनेंगे, बेहतरीन लेवल के सवाल। बच्चे कहते हैं सर जी पढ़ाया नहीं गया था, तो बेटा पढ़ लो, पढ़ा तो रहे। अगला पॉइंट, किसी भी दर्पण से वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। समझो, किसी भी दर्पण की ऊंचाई, किसी भी दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी भी दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से दर्पण की
ऊंचाई, अभी सब समझाएंगे बेटा। ऊंचाई आधी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लो वस्तु की ऊंचाई, मान लो ये रामू है, कौन है ये? रामू काका है। ये कौन है? रामू काका। और रामू काका 6 फीट के हैं। कितने के हैं? 6 फीट के। तो बेटा जो तुम्हारा दर्पण है, यानी कि जो तुम्हारा मिरर है, उसकी ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 फीट। अगर पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो वैसे आधा भी बन जाता है बेटा, चेहरा केवल देख सकते हैं। अगर तुम्हें पूरा मतलब सर से लेकर के पैर तक देखना है तो बेटा आधी होनी चाहिए, ये याद रखना। क्लियर नहीं हुआ बेटा? उम्मीद होगा कि समतल दर्पण क्लियर हो गया होगा। समतल दर्पण क्लियर हो गया है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा गोली दर्पण। फिर हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। बेटा तुम लोगों को हम बता दें कि कल तो होली है। सबसे पहले आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल परसों 2 दिन होली होती है, तो बेटा कल भी छुट्टी रहेगी और परसों भी छुट्टी रहेगी आप लोगों की। संडे को तो वैसे भी ऑफ रहता है, तो संडे को तो ऑफ ही रहेगा। हो सकता है कि संडे को फिजिक्स की क्लास हो जाए कक्षा 12 की, वो भी मुश्किल है, हो जाए तो है। देखो देखा गया है संडे को। सोमवार से 100% क्लास चलेंगी, ठीक है। आप लोग भी बढ़िया विधिवत ढंग से होली मनाइए खूब। बस ये है कि बेटा कुछ गलत नहीं, गलत का मतलब कि रंग ऐसा मतलब आँख वाँख में न लगाइएगा, क्योंकि आँख में लगा दो तो आँख वाँख फूट जाए, आँख वाँख में दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं। तो होली जैसा होली मनाओ यार, दोस्तों से मिलो, यारों से मिलो, इतना काफ़ी है। अब ये सोचो कि यार बिल्कुल होली है तो वादा उठा के मारेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, ये होली थोड़ा ना होती है। होली मनाना है तो आराम से मनाओ, बढ़िया खाओ पियो मौज करो। अब देखते हैं कि बच्चे उठा देते हैं, उठा के सीधे नाली में बोल देते हैं, ये कहाँ की होली है? ऐसा नहीं, ठीक है, इसको ध्यान देना थोड़ा। चलो तो हेडिंग डालो बेटा गोली दर्पण। गोली दर्पण। अगर गोली दर्पण की बात करें तो बेटा गोली दर्पण क्या होता है? ऐसा वक्र पृष्ठ, ऐसा वक्र पृष्ठ, ऐसा वक्र पृष्ठ। कल बताया था बेटा वक्र पृष्ठ क्या होता है। ऐसा वक्र पृष्ठ जिसमें एक और पालिश, जिसमें एक और पालिश, एक और पालिश एवं दूसरी ओर परावर्तक हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। बेटा गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बेटा गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। कनकेव मिरर नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कनकेव मिरर। और बेटा एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बेटा अगर अवतल दर्पण की बात करें, ऐसा पृष्ठ
जिसके उभरे हुए तल में पालिश, जिसके उभरे हुए तल में पालिश एवं धसा हुआ तल कैसा हो बेटा, परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। बेटा एक तो ये पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये याद रखना कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिस दर्पण में उभरे हुए तल में पालिश एवं धसा हुआ तल परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण बेटा क्या होता है, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो धसे हुए तल में पालिश एवं उभरा हुआ तल परावर्तक हो, क्या कहलाता है बेटा, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा पहला पॉइंट यहां ये बनेगा, पहला पॉइंट यहां ये बनेगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, सिकोड़ता है। परावर्तन के पश्चात बेटा प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को, उत्तल दर्पण प्रकाश, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, फैलाता है। तो बेटा पहला पॉइंट ये हुआ कि जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है बेटा, सिकोड़ने का काम करता है। समझ, यानी कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। और जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाता है। जरा एक बार टॉर्च ले आओ तो हम यहाँ बता दें क्लियर। बेटा सुनो, ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसका उपयोग टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइटों में, गाड़ियों के हेडलाइटों में और बेटा सौर भट्ठियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सौर भट्ठियों। समझ आया? तो यहां 3 पॉइंट याद रखना। ये अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसका उपयोग बेटा टॉर्च में देखो, अब दिखाते हैं तुम्हें हम। ये अगर टॉर्च को खोल दिया जाए, 1 मिनट, ये देखो तो बेटा ये देखो, ये कटोरी दिख रही है, ये देखो ये कटोरी, इसको गौर से देखना, ये वाली बेटा अंदर से क्या है, चिकना है, अंदर से चिकना है और बाहर से पॉलिश है। बाहर से क्या है, खुरदुरा, मतलब पॉलिश है। तो जब अंदर से परावर्तक होगा और बाहर से खुरदुरा होगा तो अवतल दर्पण नहीं होगा क्या? अब ये टॉर्च क्या करता है बेटा, ये प्रकाश को सिकोड़ता है। देखो सिकोड़ रहा है, ये बेटा प्रकाश की किरणों को सिकोड़ रहा है, यानी कि एक जगह एकत्रित कर रहा है। अब ये हटाने से नहीं, हटा देते ना तो दिखाते तुम्हें, ये बेटा जैसे ही हटा देंगे कटोरी तो प्रकाश फैलने लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रकाश को क्या करता है बेटा, सिकोड़ता है। अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता है और सिकोड़ने की वजह से इसका उपयोग बेटा टॉर्च में भी करते हैं और गाड़ियों के हेडलाइटों में भी करते हैं और सौर भट्ठियों में भी करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइटों में, सौर भट्ठी में क्यों? क्योंकि सौर भट्ठियों का मतलब होता है आग जलाना। अब बेटा जब हम प्रकाश को इकट्ठा करेंगे तभी तो आग जलेगी।
तो सौर भट्ठियों में भी उपयोग करते हैं। अब सुनो, अवतल दर्पण बेटा फैलाता है, तो फैलाने का काम कहाँ होता है? चौराहे की स्ट्रेट लाइटों में, चौराहे के स्ट्रीट लाइटों में बेटा अगला उपयोग क्या है? चौराहे की स्ट्रीट लाइटों में हो गया। अगला तुम लोगों ने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में जो लाइटें लगी होती हैं बेटा, वो भी प्रकाश को क्या करती हैं? फैलाती हैं। तो क्रिकेट स्टेडियम में। अगला एक उपयोग और होता है बेटा गाड़ियों की साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में। अरे साइड मिरर का मतलब जानते हो बेटा? जो ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगा होता है, शीशा, जो पीछे को देखता है, उसमें भी उसका कारण क्या है? उसका फैलाने का कारण नहीं है, उसका बस इतना कारण है कि बेटा उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इसलिए हमेशा गाड़ियों के साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है, तो बेटा ये उपयोग लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लिखने के बाद फिर हेडिंग पड़ेगी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, पहले इसको नोट कर लो, फिर पढ़ाते हैं बेटा। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हटा दें बेटा इसको, चलो देखो हटा दें इसको। तो बेटा हेडिंग डालो सारे बच्चे फटाफट। गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जरा ध्यान देना बेटा, समझना। सबसे पहले गोली दर्पण देखो, ये होता है बेटा गोली दर्पण। अब इसमें पालिश ना पालिश वो बात की बात है बेटा। ये जो वक्र पृष्ठ है, ये किसी ना किसी गोले से काटा गया होगा, इनकी गोले से छोटा सा हिस्सा काटा गया होगा, तभी तो ये वक्र पृष्ठ बना है। नहीं समझ आया क्या? तो सबसे पहली जो परिभाषा है बेटा वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र का मतलब कर्वेचर ऑफ पॉइंट। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या होता है? ध्यान दो, ये बेटा वक्र पृष्ठ जो है, ये किसी गोली भाग का एक हिस्सा है, मतलब किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा है। अगर ये गोले का कटा हुआ हिस्सा है तो इसका कभी ना कभी तो बेटा केंद्र रहा होगा। तो मतलब वो जो गोला था, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। हालांकि जब वो गोला था तो हम केंद्र बोलते थे, और जैसे हमने उसको काट दिया तो कर्व बोल दिया, कर्वेचर ऑफ पॉइंट, यानी कि कर्वेचर ऑफ सेंटर। कर्वेचर ऑफ सेंटर का मतलब वक्रता, वक्र में ता जोड़ दिया, वक्रता केंद्र। क्या जोड़ दिया? वक्रता केंद्र, थोड़ा नाम बदल दिया बस। तो लिखेंगे गोली पृष्ठ के केंद्र को, क्योंकि पहले तो गोली ही पृष्ठ होगा ना। गोली पृष्ठ के केंद्र को, गोली पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा ध्यान देना, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कर्वेचर ऑफ सेंटर होता है। ठीक है, पर दूसरा यही पर पॉइंट पूछता है हमेशा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या तो सीधी सी पता है यार,
ये देखो ये जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, अब जो नहीं कि यही बेटा ये भी तो एक रेडियस हो सकती है। गोलीय पृष्ठ के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, क्या दिक्कत है? गोलीय पृष्ठ बेटा, वक्र पृष्ठ अलग है, गोलीय पृष्ठ अलग है। गोलीय पृष्ठ का मतलब पूरा गोला और वक्र पृष्ठ का मतलब कटा हुआ भाग। गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता दूरी बोल दो या वक्रता त्रिज्या बोल दो। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, समझ आया? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यही तो क्लियर भी नहीं हुआ बेटा? अगला पॉइंट होता है मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। देखो बेटा, मुख्य फोकस दो पॉइंट बनेंगे। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य फोकस कहते हैं। एक तो ये भी परिभाषा है। इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए मुख्य फोकस क्या होता है, सॉरी मुख्य अक्ष क्या होता है। अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो बेटा मुख्य अक्ष भी साथ के साथ देखे ले रहे हैं हम लोग। मुख्य अक्ष क्या होता है जरा ध्यान दो। मुख्य अक्ष का मतलब ऐसा एक्सिस जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाए। ऐसा एक्सिस या ऐसा अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाए। बेटा वक्रता केंद्र और ध्रुव क्या होता है? ये ध्रुव होता है और यहां पर वक्रता केंद्र सी होता है। क्या करो बेटा? सर अब रेस्ट लीजिए कुछ दिन के लिए आप भी। सुशांत राज, हमारे तो पेपर हो गए हैं अच्छे से। बढ़िया है बेटा, आपके पेपर हो गए हैं तो आप अगली जर्नी की तैयारी करिए। और हम रेस्ट जितना लेना था ले चुके। आपके जस्ट पेपर के बाद हमने 10 दिन का बेटा हॉलीडे किया था। उतना ही हॉलीडे हमारे पूरे साल का होता है। इसके बाद अब पूरे साल हमें फिर से मेहनत करना है। जो अगले साल आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मेहनत करना है। तो बेटा तुम्हारे पेपर हो गए हैं, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छे। हमारी तरफ से तुमको शुभकामनाएं। आगे के लिए जर्नी सफल करो, ठीक है बेटा? हमें पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब जो आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी 10th में और 12th में जा चुके हैं, ठीक है? चलो फिलहाल थैंक्स हमारे सेहत के लिए हमारे सेहत के सोचने के लिए। चलो देखो मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष बेटा क्या होता है? अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मिलाने वाली अक्ष या मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बेटा ये जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। थैंक यू सर जी, थैंक्स बेटा। इधर ध्यान दो आगे। हाँ, अपने छोटे बेटा भाइयों को और छोटे बहनों को क्लास शेयर कर देना, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, क्योंकि 10th की भी क्लास हो रही है और 12th की भी क्लास हो रही है, ठीक है? तुमने पेपर कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बेटा अपने छोटे भाइयों को भी ध्यान दो, ठीक है? ध्यान दो। तो मुख्य अक्ष हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। अच्छा, ध्रुव क्या होता है बेटा? ये वक्र पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का एक ये मध्य बिंदु है। तो वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बेटा बोलेंगे वक्र पृष्ठ
के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ध्रुव को बेटा पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा मुख्य फोकस समझ लो जरा। अगर मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। लेकिन शर्त यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए प्रकाश की किरण, और ये मुख्य अक्ष है तो बेटा इसके समांतर जा रही है। ध्यान दो, तो क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है बेटा क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब यहां पर अगली परिभाषा पूछता है फोकस दूरी। क्या पूछता है? फोकस दूरी। तो बेटा फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल सी, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। समझ आए? तो ये ध्रुव है और ये क्या है तुम्हारी? फोकस। तो ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलेंगे बेटा? फोकस दूरी। तो लिखेंगे ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, कि दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ आया? ध्यान देना बेटा, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा एक पॉइंट और बचा, उसको भी कर लेते हैं। एक पॉइंट क्या बचा है? दर्पण का द्वारक। क्या बचा? दर्पण का द्वारक। बहुत बेहतरीन यहां सवाल आता है, दर्पण का द्वारक। तो बेटा इसको याद रखना तुम लोग। अगर दर्पण के द्वारक की बात करें, दर्पण का द्वारक क्या होता है समझना, वक्र पृष्ठ के व्यास को, ये देखो ये वक्र पृष्ठ है, इसका जो बेटा ये व्यास होता है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। तो वक्र पृष्ठ के व्यास को, वक्र पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हो बेटा? उम्मीद है कि समझ आया होगा, और ये हम लिख लिख करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर समझ आए, 100% समझ आए। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट कर लिया करो, इसलिए हम एक एक पॉइंट लिख लिख करके पढ़ाते हैं ताकि तुम्हें सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएं। ठीक है? अब बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर बेटा अब हम लोग सोमवार से क्लास स्टार्ट करेंगे, सोमवार को तुम लोगों को इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक तुम लोग क्या करना, एक काम जरूर करना कि जो बच्चे नए हैं वो बच्चे बेटा बैकलॉग क्लास ज़रूर देख लेना। बैकलॉग का मतलब पीछे जो तुम्हारी छूट गई हैं क्लासेस,
उनको पढ़ लेना। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि होली में जा कर के बेटा होली ना मनाना, तुम होली खूब मनाना चलेगा, लेकिन एक काम जरूर करना कि जो क्लासेस छूट गई हैं कम से कम शाम को 1-2 घंटे बैठ करके वो पढ़ लेना जा करके। इससे 2-3 दिन में तुम्हारी जितनी भी बैकलॉग होगी, मतलब जितनी भी क्लासेस तुम्हारी पेंडिंग पड़ी होंगी वो सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा ये जरूर कर लेना। ठीक है, चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। वो जा रहे ना, को वही लोग कोई बड़े कौन अंकित भेजा रहा है।